आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा और मेरे साथ हैं सहयोगी शीतल शर्मा। जिस तरीके से चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में चुनाव देखने को मिलेंगे और हरियाणा में एक ही दिन यानी 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे जो है वो निकलकर सामने आ जाएंगे। अब इसको लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा कमर कस ली गई है, जी जान से मेहनत की जा रही है। अपनी मैनिफेस्टो में जो नीतियां उन्होंने सामने रखी हैं, जिन मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा को लेकर फुल एक्शन में नजर आ रही है यहाँ पर बीजेपी, और खास तौर पर बीजेपी के हवाले से बात करें तो स्टार प्रचारक जो हैं वो हरियाणा पहुंचते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी जो हैं उनके साथ साथ तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी के वो हरियाणा पहुंचेंगे। उसी के साथ 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने के साथ साथ जो तमाम सरगर्मियां हैं वो भी तेज हो चुकी हैं। मुख्य चेहरा यहाँ पर पीएम मोदी का रहने वाला है और कांग्रेस पर, आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना जो है वो बीजेपी द्वारा साधा जा रहा है और पीएम मोदी जो है वो मुख्य चेहरा रहने वाले हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी जो है वो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरीके से ताकत झोंकती नजर आ रही है और इस बार ये अंदेशा जताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है सभी जातीय समीकरणों के साथ साथ कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर तमाम चीजों पर जो है वो आवाज उठाती नजर आएगी। शीतल, बिल्कुल सही कहा शिपन आपने। हरियाणा चुनाव को लेकर इस वक्त जो सियासी उबाल है वो लगातार चढ़ते हुए नजर आ रहा है। जैसे जैसे गर्मियों का सीजन कम हो रहा है लेकिन वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ रहा है, टेम्परेचर हमेशा जो है वो चढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के अंदर भी इस वक्त लगातार बीजेपी ग्राउंड पर जाकर रणनीति बनाने में जुटी हुई है और बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ उतरेगी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो। 5 अक्टूबर को मतदान होने, एक चरण के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी लगभग 4 से 5 रैलियां हरियाणा के अंदर इन चुनावों के लिए करने वाले हैं, क्योंकि 12 को आखिरी तारीख है नामांकन की। 12 के बाद चुनाव प्रचार जो है वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। 4 तक वो सिलसिला चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे और उसके अलावा जो बड़े दिग्गज नेता हैं जिसमें स्टार प्रचारक मौजूद हैं वो भी हरियाणा का दौरा कर वहां पर हरियाणा के लोगों के बीच जाकर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। इस वक्त संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधे संदीप का रुख करना चाहूंगा। संदीप, हरियाणा की राजनीति जो लगातार देखने को मिल रही है, इसमें उथल पुथल भी हो रही है, कई बातें भी बन रही हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बात करें, वो कहीं बात बनते हुए दिखाई नहीं दी। यहाँ पर आज जो सीएम खुद आज नामांकन करने वाले हैं, क्या लगता है किस तरह का जो हवा है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आज मुख्य चेहरा है हरियाणा के अंदर? बिल्कुल, देखिए शीतल, अब चुनाव जो है पूरी तरह से गर्म होता हुआ नजर आएगा और ऐसे में अंतिम कल की तारीख है, माफी चाहूंगा 12 तारीख को अंतिम तारीख है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री रायसिंह सैनी लाडवा से अपना नामांकन भरने से पहले उन्होंने हवन पूजा अपने कार्यालय पे किया और अब उसके बाद जो है नामांकन के लिए सरकारी जो कार्यालय है जो वहां पर पहुंचेंगे और जो उनके साथ कई बड़े जो नेता है वो भी साथ में मौजूद होंगे। तो अब सीधे तौर पर जो नामांकन होने के बाद जो बड़े चेहरे हैं वो मैदान में नजर आएंगे। अगर मैं बड़ी रैलियों का जिक्र करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है रैलियां लगाई गई हैं हरियाणा में। अमित शाह से लेकर तमाम बड़े जो मिनिस्टर हैं उनकी रैली लगाई गई है। 4 ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की रैली जो है बीजेपी की ओर से लगाई जाएगी ताकि एक अच्छा प्रचार प्रसार हो सके, एक माहौल जो है बनाया जा सके बीजेपी के पक्ष में। संदीप, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी अगर इस बार फिर से जीतती है तो वो उनकी हैट्रिक हो जाएगी। हैट्रिक लगाने के लिए किस तरीके से रणनीति बीजेपी द्वारा बनाई जा रही है, किस तरीके से लोगों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, तीसरी बार का नारा जो है बीजेपी ने लिया है और कहा यह जा रहा है कि तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। इसको लेकर 10 साल के कार्यकाल का जिक्र बीजेपी कर रही है। भ्रष्टाचार जो है खत्म करने की बात हो, चाहे बिना खर्ची बिना पर्ची की रोजगार देने की बात हो, बहुत सारी ऐसी बातें जो है हरियाणा की बीजेपी बार बार कर रही है। आपकी कहना का काम कर रही है। अगर सरकार को विपक्ष घेरने का काम कर रहा है तो सरकार के पास, बीजेपी के पास जो है बूथ लेवल तक कैंडिडेट है और उनको पूरी तरह से मजबूती के साथ जो है चुनाव प्रचार में उतार दिया गया है।
अब बड़ी रैलियां होंगी जिसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हरियाणा में पहुंचेंगे। तो एक माहौल और एक बड़ी रैलियां जो है की जाएंगी। हालांकि इसमें कांग्रेस की ओर से भी बड़ी रैलियां जो है करने की बात सामने आई है, जिसमें खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की 4 से 5 रैलियां हरियाणा में अलग अलग जिलों में होगी। उसके बाद अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे फिर राज्य के नेता हों, उनकी बड़ी रैलियां जो है हरियाणा में लगाई जा रही हैं। बिल्कुल तो ये संदीप, देखिए रैलियां लोकसभा 5 चुनाव नवंबर में तक जब होगी। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी तो ये एक बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। नंबर 1, नंबर 2, एंटी इनकम्बेंसी जो क्रिएट हुई है पिछले 10 सालों के अंदर, क्या वो भी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है? जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं और राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस है और अकेले चुनाव लड़ने का जो कॉन्फिडेंस है, क्या वो बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है? जी संदीप। चलिए, संदीप का संपर्क टूट चुका है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी बात है जो निकलकर सामने आ रही है हरियाणा के चुनाव से, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल सकते हैं और आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। एक और बड़ी अपडेट है, अमित शाह ने कल देर रात तक मंथन किया है, कोर ग्रुप की बैठक हुई है और इस बैठक में दूसरी लिस्ट को लेकर विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ, बातचीत हुई और आज फाइनली हो सकता है शाम तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ जाए, क्योंकि कल और परसों ही नामांकन के दिन बचे हैं, 2 दिन बचे हैं और इन 2 दिनों के भीतर ही सभी प्रत्याशियों को अपना नामांकन करना है। ऐसे में बीजेपी अब बड़ा समय लेके, पहली लिस्ट के बाद एक बड़ा समय लेके विचार विमर्श करके इस दूसरी लिस्ट को सामने लाना चाहेंगे, क्योंकि शिफन पिछली जब लिस्ट आई थी 67 उम्मीदवारों की, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिला था। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा में भी बीजेपी को बड़े सेटबैक्स झेलने पड़ रहे हैं और अगर बात करेंगे बीजेपी हाईकमान की, तो उसके द्वारा लगातार मंथन किया जा रहा है, कुछ इस तरीके का काम किया जा रहा है कि बीजेपी की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए, एक बार फिर से संदीप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से शीतल ने भी पूछा कि किस तरीके से बीजेपी को सेटबैक झेलना पड़ रहा है, सेटबैक के साथ साथ किस तरीके से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जाएगी, क्योंकि अगर हम कांग्रेस को देखें, विपक्ष को देखें, उनकी भी रैलियां जो है वो यहाँ पर हरियाणा में होने वाली है। देखिए, बीजेपी को फिर से जो है तीसरी बार अगर सरकार बनानी है तो खुद ही जो है अपने जो नाराज नेता हैं उनको बनाना होगा और जो जनता है उनके बीच इस तरह से जाया जाए, सरकार के मुद्दों को लेकर, चाहे सरकार की नीतियों को लेकर जाया जाए या फिर जो है केंद्र सरकार की जो स्थिति है, जो सरकार चल रही है, उन तमाम चीजों का जिक्र जो है किया जाएगा। ऐसे में लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरह से हरियाणा में मजबूत है। हमने देखा 2019 में भी जो है कांग्रेस की बढ़त 2014 के मुकाबले अधिक रही, लेकिन फिर लोकसभा चुनाव जो है हुए उसमें जो है बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा है। हालांकि 5 जो उम्मीदवार थे वो जरूर कांग्रेस के जीते हैं, लेकिन इस बार 2024 में कांग्रेस अपने आप को पूरी तरह से मजबूत मान रही है और कह रही है कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बन रही है। 70 पार बीजेपी का नारा जो तय दिया था वो इस बार कांग्रेस इस नारे को दे रही है। तो ये समझा जा सकता है कि जो स्थिति है वो दोनों के सामने आमने सामने की चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जरूर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में बढ़त बना रही है और उसको कैसे निपटा जाएगा बीजेपी, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल संदीप, देखिए कांग्रेस का जो इस वक्त कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो बता रहा है कि अकेले अगर दम पर चुनाव लड़ रहे हैं तो मजबूत होंगे। लोकसभा चुनाव में भी 5 सीटें जीती हैं, वो भी आत्मविश्वास कांग्रेस के अंदर नजर आ रहा है और बीजेपी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हुई है वो कांग्रेस को फायदा दिला सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने या कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि मनोहर लाल को पहले हटाया जाता तो आज बीजेपी मजबूती में होती हरियाणा के अंदर, लेकिन आज बीजेपी कहीं नहीं है जमीन पर। बिल्कुल, देखिए 9.5 साल का कार्यकाल मनोहर लाल खट्टर का रहा और ऐसे में उनके खिलाफ जो नाराजगी थी, चाहे किसानों की हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्करों की हो, टीचरों की हो, चाहे स्टूडेंट हो, युवा हो, तो इन तमाम जो चीजों का जिक्र को ध्यान में रखते हुए जेजेपी ने भी जो है अपने आप को दरकिनार कर लिया था। हालांकि उसमें बीजेपी की ओर से मैसेज दिया गया था कि सरकार बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। तो ऐसे में उस नाराजगी का असर अभी भी बहुत सारे जो वोटर हैं चाहे उन पर पड़ रहेगा, लेकिन हालांकि सरकार ने फेज जरूर चेंज किया, लेकिन कितना उसको भुना पाएगी, कितना जनता को दोबारा से मनाया जाएगा, अपने साथ लाकर खड़ा करने का काम बीजेपी करेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी के सामने होगा और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए अब बीजेपी को ये दिखाना होगा कि कैसे अब सरकार नई है और नए तरीके से काम कर रही है। हालांकि लोगों में अभी भी जो है नाराजगी मनोहर लाल खट्टर को लेकर थी, लेकिन वो नाराजगी करनाल में जब सांसद का चुनाव जो है मनोहर लाल खट्टर ने लड़ा तो उसमें काफी मार्जिन से वो जीत कर आए। लेकिन अब क्या स्थिति विधानसभा में अलग होगी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव केंद्र के पार्टी चेहरे के पर लड़ा बीच गया, में लेकिन सहमति नहीं बनती नजर आई। संदीप,
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सहमति नहीं बन पाई, सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो नहीं बन पाया। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के जो मुख्य चेहरे हैं अरविंद केजरीवाल, वो जेल में बंद है। किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो अपना यहाँ पर परचम लहराने की कोशिश हरियाणा में करेगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कहते हैं अरविंद केजरीवाल जब जेल में है तो कैसे चुनाव लड़ा जाएगा। सबसे जो हरियाणा के कुछ जो बड़े चेहरे थे, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे सुशील गुप्ता हो, चाहे अन्य जो चेहरे हैं, उनको जो है पार्टी मैदान में उतारे हुए है। हालांकि दिल्ली और पंजाब के जो नेता हैं, बड़े लीडर, उनको जो है हरियाणा पहुंचाने का काम कराया जाएगा। और पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब से सटे हुए क्षेत्रों को संभालने का काम करेंगे, तो वहीं जो दिल्ली से सटे हुए जो एरिया है, चाहे फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, सोनीपत हो, इन क्षेत्रों में दिल्ली से सटे हुए नेताओं को जो है उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। हालांकि सुशील गुप्ता इस दौरान जो है चुनाव पूरा हरियाणा का संभाल रहे हैं, अनुराग ठाकुर चुनाव संभाल रहे हैं, और उधर नेता केजरीवाल को भी जो है हरियाणा में कई रैलियां पिछले दिनों हुई, लेकिन अब उनकी रैलियां भी हरियाणा में लगने वाली है। तो ऐसे में 20 उम्मीदवारों का नामों का ऐलान जो आम आदमी पार्टी ने किया है, तो ये माना जा रहा है कि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो है पूरी तरह से जो है खंडन कर दिया गया है। क्योंकि अगर सहमति बनती तो फिर 20 सीटें जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को नहीं देने वाली थी। ऐसे में 5 या 7 सीटों पर जो है सहमति हो सकती थी, लेकिन ठीक है संदीप, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। संदीप हमारे साथ बने हुए थे फिलहाल, और संदीप ने पूरी जानकारी दी कि आखिर इस वक्त क्या समीकरण हरियाणा के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उतर रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी भी प्रचार की कमान संभालेंगे, ना कि कमान संभालेंगे बल्कि अपनी पूरी जिम्मेदारी कंधों पर रखेंगे। एनसी कांग्रेस के दिग्गज भी रैलियों में जुटे हुए हैं, और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाली हैं। साथ साथ पीएम मोदी 14 को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ चुके हैं, और भी दिग्गज नेता आने की संभावना है आने वाले दिनों में। इसी बीच अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर भी तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं। 18 सितंबर को पहले फेज की इलेक्शंस होगी, 25 सितंबर को दूसरी, और 1 अक्टूबर को थर्ड फेज ऑफ इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होगी। इसके लिए सभी पार्टियों द्वारा प्रचार प्रसार का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच मुख्य चेहरे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने वाले हैं। 14 सितंबर को डोडा में एक रैली यहाँ पर की जाएगी, और उसी के साथ साथ जिस तरीके से हमने देखा कि राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर पहुंचे, उनके द्वारा भी 2 रैलियों को संबोधित किया गया। उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, और अपना यहाँ पर नामांकन पत्र भी तमाम जो बड़े नेता है वो दाखिल कर चुके हैं। इसी बीच में संकल्प पत्र भी जारी कर दिया गया है। आरोप प्रत्यारोप के दौर यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में बिल्कुल देखिए लगातार ये तनाव बढ़ते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने एक और लिस्ट भी जारी की है। इस बीच हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। जरा उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी इस वक्त की जो वर्तमान हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं इशफाक साहब। कांग्रेस की एक और लिस्ट आ चुकी है, बड़े दावेदार निकलकर सामने आ चुके हैं। अब सीधे फेस टू फेस कंपटीशन जो है वो बनते हुए नजर आ रहा है, खासतौर पर जम्मू संभाग में बीजेपी और कांग्रेस के बीच। देखिए, बिल्कुल जब आप लोकसभा की बिसात को देखेंगे, जो चेस बोर्ड सज चुका है, तो उसमें हर एक पार्टी की तरफ से अपने अपने कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट हो गई है, और फाइनली वो लिस्ट जिस पर सबकी नज़र थी कि कांग्रेस किसको कहां से उतारेगी, वो लिस्ट भी हमारे सामने आ चुकी है। और इस तरीके से अब कंपटीशन कौन कहां पर है, कितना मजबूत कौन दावेदार है, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही है। और कांग्रेस के जो लोग सामने रखेंगे, कांग्रेस जिस तरीके कश्मीर प्रोविंस की बात करें, जम्मू प्रोविंस की बात करें, कोशिश की गई है कि काफी ज्यादा उन लोगों को सामने रखा जाए जिनको लेकर एक फीडबैक पार्टी के पास था, जो लगातार एक कंसेंसस बनाया जा रहा था पार्टी कैडर्स के अंदर कि इनको सामने रखा जाकर उनसे उन्हीं के बलबूते पर चुनाव लड़ा जाए। और जब आप एंटायरली जम्मू प्रोविंस की बात करेंगे, तो जम्मू प्रोविंस के अंदर अब बराह रास्त मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ से एक बड़ी जमात कांग्रेस है, लेकिन कहीं कहीं पॉकेट्स के अंदर उनका अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। तो जम्मू प्रोविंस की ये बात है। और इसी तरीके से जब आप कश्मीर प्रोविंस में आएंगे, तो यहाँ पर एंटायरली आपको तिकोना मुकाबला और 2 तरफा मुकाबला कहीं पर दिखेगा। कहीं पर आपको अलायंस वर्सेस पीडीपी वर्सेस इंडिपेंडेंट दिखेगा, और कुछ
मकामात पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा कि वन वे में और वन साइड पे इलेक्शन जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो वोटिंग का डेट नजदीक आ रहा है, पहले फेज के डेट्स नजदीक आ रहे हैं, साउथ कश्मीर के अंदर कैंपेनिंग पीक पर हो रही है, नॉर्थ कश्मीर के अंदर कैंपेनिंग शुरू होने वाली है, लेकिन एंटायर जम्मू प्रोविंस के अंदर भी अब आहिस्ता आहिस्ता करके कैंपेनिंग जो है वो उठ रही है, जिससे ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये दंगल जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा खिलकर ये सामने आएगा, और इसी के बीच अब बयान और काउंटर बयान भी हमारे सामने देखने को मिलेंगे। बिल्कुल अशफाक साहब, जैसे बीजेपी की लिस्ट आई थी तो कुछ बड़े चेहरे उस लिस्ट में शामिल नहीं थे जिन्होंने जम्मू को संभाला है या फिर 2014 के चुनाव में मेहनत की है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट की बात करें तो कुछ पुराने चेहरे हैं जिसमें रमन भल्ला हो, लाल सिंह हो, ये तमाम बड़े नेता कांग्रेस की इस लिस्ट में शामिल हैं। तो क्या एक एज मिल सकता है कांग्रेस के लिए या फायदा हो सकता है कांग्रेस को? देखिए, रमन भल्ला साहब और चौधरी लाल सिंह ये दोनों कैंडिडेट्स थे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के अंदर, और दोनों ने अपने तरीके से काफ़ी कमबैक करने की कोशिश की। जब आप देखेंगे जो रिजल्ट्स आया, नो डाउट कि वो बीजेपी के खीमे में सारा रिजल्ट चला गया है, लेकिन जब आप वोट परसेंटेज को देखेंगे और दूसरी चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा ड्रास्टिकली उनका वोट जो है वो कम हुआ है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी पकड़ को मजबूत करने के कई असेंबली सेगमेंट्स के अंदर कोशिश भी की है। यही वजह है कि इन दोनों नेताओं को दोबारा जगह मिली है इस पूरे फेज के अंदर, और दोबारा से इन पर भरोसा किया गया है। लेकिन क्या कांग्रेस रिगेन कर पाएगी? क्या कांग्रेस, ये जो एंटी इनकम्बेंसी की बातें हो रही है कि 10 साल बेमिसाल बीजेपी लगातार बता रही है और विपक्ष इस पर कटाक्ष कर रहा है, अलगाववाद, आतंकवाद के हवाले से जम्मू को किस तरीके से हालात बनाए गए उस पर सवाल पूछ रहा है, स्मार्ट मीटर्स पर सवाल, अब वो क्या वोट पे कन्वर्ट होगा? क्या वो सारी चीजें वोटर तक जाकर उन्हें कन्विंस करेंगी कि वो कांग्रेस के हक में वोट करें और ज्यादा से ज्यादा असेंबली सेगमेंट्स के अंदर कांग्रेस जीत कर आए? उसके लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो वोटिंग डेट नजदीक आएगी उतनी ज्यादा पोजीशन भी क्लियर होगी। क्योंकि अभी सिर्फ नाम अनाउंस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने काफी कोशिश की है कि हर एक नाम पर मंथन हो, हर एक नाम के आगे पीछे जो चीजें हैं उनको स्ट्रेटेजिकली देखा जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ये चीजें हम बीजेपी के अंदर देखते थे कि बड़ा फूक फूक कर कैंडिडेट्स को रखा जाता था, बहुत बारीक बीनी से देखा जाता है। वही पड़ाव अब कांग्रेस के अंदर भी आ चुका है, लेकिन मुकाबला इंतहाई दिलचस्प है एंटायर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर, चाहे वो जम्मू प्रोविंस हो या कश्मीर प्रोविंस। इशफाक सर, ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बीजेपी जो है वो एनसी और कांग्रेस के गठबंधन को थोड़ा सा लाइटली लेती नजर आ रही थी, अंतरकलह की खबरें, इंटरनल डिस्प्यूट की खबरें भी निकलकर सामने आई, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है, तमाम बड़े नेताओं के चेहरे सामने आ चुके हैं, कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी के सामने है? देखिए, जब दो पार्टियां एक तरफ से और एक तरफ से एक पार्टी हो तो चुनौती बनती है। आप चुनाव में किसी भी चीज को और किसी भी फैक्टर को लाइटली नहीं ले सकते हैं। अलायंस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का हुआ है, उसमें पैंथर्स पार्टी भी है, सीपीआईएम भी है। ये जो ये अलायंस है, अगर आप इसको देखेंगे जम्मू कश्मीर के सेंटर में, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट 2 बार रिडिफाइन की, रिशेड्यूल की, और फिर अब की बात जब बात हो रही है तो सिर्फ जम्मू सेंट्रिक बात नहीं हो रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लेने की बात हो रही है। अब की बार वो भी एक बड़ी तब्दीली बीजेपी के कई लीडरों की तकरीरों में देखने को मिल रही है, और सीधे सीधे से मुकाबला बीजेपी का कांग्रेस के साथ ही है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ज्यादा टकराव की सूरत हाल कश्मीर के अंदर पैदा ही नहीं कर पाए, क्योंकि सिर्फ 3-4 कैंडिडेट्स उनके साउथ के अंदर और नॉर्थ के अंदर आए हैं, और वो भी कितने मजबूत होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सारा फोकस जो है वो जम्मू सेंट्रिक पर है, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के लिए कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है जो जम्मू के अंदर है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन कुछ बयानात जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आए हैं, क्या वो एक मुसीबत इस गठबंधन के लिए खड़े कर सकते हैं? कांग्रेस के जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, 100% जिस तरीके से हमने कल देखा कि जो बयान फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट की तरफ से आए हैं, और उन्होंने खुलकर अपने वोट बैंक को समेटने की कोशिश की, और निशाने पर न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को लिया, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री जिनमें पीडीपी भी है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वहां तक वो चले गए। इस तरीके के बयान सिर्फ आपको बानिहाल में नहीं नजर आएंगे, बल्कि कश्मीर प्रोविंस में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ उम्मीदवार उठे, और वो जब सवाल पूछते हैं वो भी बड़ा सटीक सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं से पूछ रहे हैं। सिचुएशन एंटायरली
डिफरेंट हो रही है। नो डाउट कि जहां पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट भी है वहां पर आप एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं, और उस कैंपेन का फायदा क्या तीसरी पार्टी ले पाएगी या एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ेगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुश्किलें जरूर है फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के अंदर भी, क्योंकि तकरीरें जब आप देखते हैं वो काफी सॉलिड है और इल्जामात की बूछार जो है वो लगातार हो रही है। बिल्कुल अशफाक साहब, जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी इमेज को सुधारा है, बढ़ाया है, भारत जोड़ो यात्रा की है, उसका फायदा लोकसभा चुनाव में उन्हें मिला है। लेकिन राहुल गांधी इस समय विदेश में रहकर भी अपनी पार्टी को जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी बयानबाजी हो रही है, बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये कुल मिलाकर जो राहुल गांधी का एक इस पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ दिनों से जो मेहनत रही है, क्या वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है विधानसभा चुनाव में? देखिए, ये सवाल मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा से भी पूछा था कि अब की बार जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस को क्यों वोट देंगे। तो उन्होंने कहा, देखिए राहुल गांधी ने जिस तरीके से पदयात्रा की है, देश को जोड़ने की बात कही है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल्स है। क्या वाकई तौर पर राहुल गांधी एक करिश्मेटिक लीडर के तौर पर उभरेगा, एक मैग्नेट के तौर पर उभरेगा और जो बिखरा हुआ वोट है उसको संभाल कर एक प्लेटफॉर्म पर लेने में कामयाब होगा? ये शायद मुझे अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी जो ग्रुपिज्म और फैक्शनिज्म है वो बहुत ज्यादा है, और उसका नुकसान दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जरूर कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।